आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से चैप्टर पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जो कि क्लास 11th एंड 12th का इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले भाग में सीखा था इन्फिनिटिव का यूज़ करके कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे इस भाग में कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, उसमें पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके कैसे वाक्यों को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनेटिव का मतलब और एब्सोल्यूट का मतलब। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र, मतलब इसमें कर्ता स्वतंत्र होता है। अभी हम सीखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये कर्ता स्वतंत्र कैसे हो जाता है। ठीक है, तो कर्ता स्वतंत्र होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं देख लेते हैं। कंडीशंस हैं नंबर 1, सेंटेंस, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, जिसमें पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कैसे सेम नहीं होने चाहिए, नॉट सेम, मतलब ये सेम सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, सेंटेंस सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए। दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे डिफरेंट होगा। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के सामने, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द टीचर एंटर्ड द क्लास। और दूसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यानी कक्षा में अध्यापक ने प्रवेश किया और स्टूडेंट्स सारे खड़े हो गए। ठीक, तो यहाँ पे द टीचर एक सब्जेक्ट है, द टीचर, पहले में है द टीचर और दूसरे में है द स्टूडेंट्स। ठीक, द स्टूडेंट्स, तो दोनों में सब्जेक्ट चेंज है। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। सेंटेंस 1, दूसरी कंडीशन है सेंटेंस 1 से रीजन और दूसरे सेंटेंस से रिजल्ट। यानी एक सेंटेंस में रीजन होना चाहिए, दूसरे में रिजल्ट नज़र आना चाहिए, उस रीजन का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होने चाहिए, दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। और दूसरा, एक सेंटेंस में रीज़न, दूसरे में रिजल्ट। ठीक है, रीज़न रिजल्ट, जैसा कि हम लोग इन्फिनिटिव में पढ़ रहे थे, वहाँ भी रीज़न रिजल्ट था, उसमें एक चीज़ ये भी थी, उद्देश्य भी था, लेकिन यहाँ पर रीज़न और रिजल्ट होगा। ठीक, और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट दोनों के चेंज होंगे। दो कंडीशन है केवल। और तीसरी चीज़ कहाँ पर क्या लिखी है कि किस वर्ब को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। तो ये यहाँ पर लिखा है आप लोगों के सामने, रीज़न वाले वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र करना पड़ता है। कर्ता ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये हिंदी में थोड़ा सही नहीं लिखा है, ऐसे लिखेंगे कर्ता। तो रीज़न वाले कर्ता, जिस वाक्य में रीज़न होगा उसका जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको हम स्वतंत्र करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है वो नीचे लिखा है तरीका। अगर हमारा रीजन वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद में अगर सेंटेंस हमारा रीजन वाला पैसिव वॉइस में है तो कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों के सामने लिखा है सब्जेक्ट और उसके बाद हैविंग बीन। क्या लिखा है, हैविंग बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में अगर एक तीसरा रूल है कि हमारा जो सेंटेंस जिसमें रीज़न नज़र आ रहा है तो उसमें जो इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये मेन वर्ब का काम करे। इज़, एम, आर, वॉज, वर अगर मेन वर्ब का काम करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके लिए हम, इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं बीइंग और उसके बाद में लिखते हैं जो हमारा आगे वाज के बाद में जो दिया होता है।
ठीक है, जो वाज के बाद में सेंटेंस में दिया होगा वो लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद में दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे। ठीक, तो ये रूल होता है, देख लो एक बार आप लोग, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस बीइंग लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये था हमारा रूल। तो कैसे आप चेंज करेंगे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए ये रहेगी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने, देखिए। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को पुराना एक प्रीवियस हमारा जो एग्जाम्पल था जो मैं बता रहा था उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। वो था द टीचर एंटर्ड द क्लास। दूसरा सेंटेंस था द स्टूडेंट्स स्टूड दो सेंटेंस, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। अब देखो दोनों के सब्जेक्ट चेंज होंगे, यहाँ पे द टीचर है और यहाँ पे द स्टूडेंट्स है। ठीक, सब्जेक्ट चेंज है, पहली कंडीशन मिल रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी, रीजन रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि स्टूडेंट्स सारे खड़े हो गए, ये तो रिजल्ट है, स्टूडेंट्स सारे खड़े हो गए, ये रिजल्ट है। और रीज़न क्या था, रीज़न था कि टीचर जो है क्लास में प्रवेश किया, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, इसी रीज़न से तो बच्चे खड़े हुए। ठीक, रीज़न रिजल्ट हो गया, बस अब कुछ नहीं करना, जिसमें रीज़न होता है उसी को हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सही कैसे होगा, मतलब वो चेंज कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे सिंपल में, तो क्या लिखेंगे, द टीचर। सब तरीका ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस की थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, फिर क्या लिखेंगे, हैविंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंटर्ड, कहाँ, द क्लास, कामा, कामा लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सेंटेंस वैसे का वैसे उतार देंगे, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स, क्या होगा, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक, तो ये तो था एग्जाम्पल, और भी आगे एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दे रखे हैं, वो भी आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहला एग्जाम्पल है द पुलिस अराइव्ड। पुलिस अराइव्ड, द कैट्स रैन अवे। पुलिस पहुंची, आ गई, द कैट्स माने लुटेरे, चोर, डाकू भाग गए। ठीक, भाग गए, ये तो है रिजल्ट। रीज़न क्या था, पुलिस के आने का, रीज़न रिजल्ट नज़र आ गया। ठीक, सब्जेक्ट चेंज है, यस सब्जेक्ट भी चेंज है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर डकैत है। हमारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके चेंज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ये लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैविंग लिखना है, उसके रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ठीक है, उसके बाद में कॉमा लगाना है, और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस जो होता है उसको वैसे ही का वैसे ही लिख देना है, फुल स्टॉप प्लेस कर देना है। तो ये हमारा कंबाइन हो गया सिंपल सेंटेंस में। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है द कैप्टन वॉज किल्ड। कैप्टन मारा गया, आर्मी फ्लेड, और उसकी जो सेना थी फ्लेड हो गई। देखिए FLEE, फ्ली सेकेंड फॉर्म, फ्लेड थर्ड फॉर्म, फ्लेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड। क्लियर, फ्ली माने होता है भाग जाना, युद्ध के मैदान से भाग जाना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्ली। ठीक, अब ये वाक्य देखो, इसमें रीजन, और मैंने बताया था रीजन वाले सेंटेंस को ही आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे। रीजन है कि कैप्टन मारा गया, रिजल्ट क्या मिला, सेना भाग गई, तो सेना इसलिए भाग गई क्योंकि कैप्टन जो था वो मारा गया। ठीक है, तो रीजन रिजल्ट पता चल गया। यस, कुछ नहीं करना है, फिर तो चेंज हो गया। कौन मारा गया था, कैप्टन, रीजन था द कैप्टन हैविंग। और एक चीज़ याद रखना है, मैंने बताया था पैसिव का स्ट्रक्चर, जब पैसिव वाइज हो, यहाँ पैसिव वाइज है क्योंकि वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज प्लस V3, ये हमारा किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये है पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर। किसका है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक, याद रखो, बार बार पढ़ाते हैं, बार बार समझाते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, V3 आए, ठीक है, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो समझ लेना ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का होगा।
क्लियर। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया था कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखा, कैप्टन हो गया, फिर हैविंग लिखना है, फिर बीन लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस उतार देना है। ठीक, क्लियर। अगले आगे बढ़ते हैं। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, रुचिकर थी। अब यहाँ पर देखो वाज वाला आ गया। तीसरा रूल मैंने बताया था, जब कभी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर आए और ये किसका काम करे, ये काम करे मेन वर्ब का, एमवी का। एमवी का मतलब मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब का काम करे। तो जब ये मेन वर्ब का काम करे तब हमें क्या करना होता है, तब उसका मैंने रूल बताया था। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे द पिक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट है द पिक्चर, तो यहाँ पे द पिक्चर लिख लिया। ठीक, पिक्चर के बाद बीइंग लिखना होता है। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, बीइंग। और बीइंग के बाद में जो भी होता है वो लिख देना। मैंने बताया था वाज के बाद में जो हो वो लिखो, वाज के बाद इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग लिखो, द पिक्चर वॉज बीइंग इंटरेस्टिंग। उसके बाद में जो लिखा हुआ है वो सारा लिख डालो। ठीक, उसके बाद में लिखा है वी एंजॉयड इट वेरी मच, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इट वाज कोल्ड, इट वाज कोल्ड का मतलब कोल्ड बहुत थी, सर्दी थी। कोल्ड माने सर्दी, ठंड। ठीक, नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया। तो कोई भी बाहर नहीं गया, रिजल्ट, रीज़न सर्दी, रीज़न RESON, रीज़न कोल्ड, क्लियर, रीज़न कोल्ड। ठीक, रिजल्ट कोई बाहर नहीं गया। अभी बताया था मैंने कि जब कभी वाज वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करे, यहाँ वाज वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब का काम करने के लिए पहचानना कैसे है, मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य में कोई काम ना हो, काम ना हो रहा हो, एक्शन ना हो रहा हो, मतलब टेंस ना बताए। टेंस तो कोई बता ही नहीं रहा, सर्दी थी, कोई टेंस तो है ही नहीं, कोई काम तो हो नहीं रहा, केवल बताया जा रहा है। ठीक, तब ये टेंस ना बताए तो समझ लेना ये हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है वाज। ठीक, तो मेन वर्ब का काम कर रही तो उसके लिए स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या है, बीइंग है। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर बीइंग है, उसके बाद में जो आया हुआ है एडजेक्टिव आपका जो भी है, वाज के बाद में जो भी है वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे उतार देते हैं कॉमा लगा के। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे आज का फिनिश होता है। आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अगले भाग में हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे। अभी सिंथेसिस ही सीखेंगे क्योंकि अभी और भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो अभी इतना कीजिए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी बुक में जो दे रखी है उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। एक्सरसाइज 3 या 4 होगी शायद, और उसमें सारे सेंटेंसेस को करने की कोशिश करें।